बुक का है, ये बुक है। गुड इवनिंग, एकेएसजी अकाउंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 टीएस ग्रेवाल क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी कुछ बच्चे कह रहे थे कि ये चैप्टर बहुत आसान है, कि सब आता है, तो ठीक है। देखो, अकाउंट इसमें हमें ना बताया गया कि कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग असम्पशंस के बारे में हमें बताया गया है। तो पहले हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिवाइज करते हैं, देन हम फिर असम्पशन पे आएंगे। पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। कौन बताएगा, किसको पता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल? प्रिंसिपल नहीं पता आदित्य, वेरी गुड। हाँ जी अर्थम, नहीं पता तो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? ओहो, प्रभाकर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अगर हमने टर्म्स की क्लास, अगर आपने लास्ट रिकॉर्डिंग सुनी होगी रिवीजन की टर्म्स की, तो उसमें हमने एंटिटी के टाइम पे प्रिंसिपल डिस्कस किया था, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। हाँ जी सृष्टि, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या होता है, क्या बताता है? Business is separate from its owner. वेरी गुड, वेरी गुड। बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है बुक ऑफ अकाउंट्स में फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। वेरी गुड अर्थम, ध्यान से सुनना। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन, बिजनेस और बिजनेस ऑनर बोथ आर सेपरेट एंटिटीज, दोनों सेपरेटेड है। इसी प्रिंसिपल के बेस पे हम कैपिटल को एज ए लायबिलिटी काउंट करते हैं। कैपिटल को एज ए लायबिलिटी काउंट, हाँ। आदित्य समझ में आया? बहुत बढ़िया, ध्यान यहीं पर दो। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटिटी, दोनों का अपना अपना एक अलग अस्तित्व है, अपना वजूद है। ठीक है, हमें जब कभी प्रॉब्लम आती है तो हम अंबानी साहब को नहीं, उनके जियो के कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं। ठीक है, एक टाइम आता है जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, तो एक टाइम आता है जब बिजनेस को लोग जानते हैं और आपको नहीं जानते। लोग बिजनेस को जानते हैं, एयरटेल के ऑनर को लोग नहीं जानते। अगर वो आएगा तो उसे अपनी आइडेंटिटी बताना पड़ेगा, आई एम द ऑनर ऑफ द एयरटेल, आई एम द सीईओ ऑफ द एयरटेल। ठीक है, लेकिन लोग एयरटेल को जानते हैं, यूज करते हैं। तो बोथ आर सेपरेट एंटिटी। और ये हमें क्या बताता है, किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेस पे हम कैपिटल को एज ए लायबिलिटी काउंट करते हैं, कि जिसमें बिजनेस कहता है कि मुझे जो कैपिटल है ऑनर को रिटर्न करनी है। क्लियर है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, प्रभाकर, व्हाट इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल? बेसिकली ट्रांजैक्शंस और जो इवेंट्स होते हैं, अगर वो मनी टर्म्स में रिकॉर्ड हो सकते हैं तो वो मनी हो सकते हैं, रिकॉर्ड तो होते हैं मतलब बाय क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा प्रिंसिपल बोलता है। देखो, आप पढ़ रहे हो रूल्स, प्रिंसिपल आपका रूल कहता है कि रेड लाइट पे आपको गाड़ी रोकनी है, ग्रीन लाइट पे आपको गाड़ी रन करनी है, ये आपका रूल कहता है। तो हम जो भी अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, अगर उसका मनी मेजरमेंट नहीं होता तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा प्रिंसिपल कहता है कि आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनका आप मनी मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मनी मेजरमेंट के बिना एक पर्सन ने बहुत हार्डवर्क किया पूरे दिन भर, लेकिन आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसने उस हार्डवर्क से उसने कितनी बाइक सेल करी, उसने उस हार्डवर्क से कितना फंड कलेक्ट किया, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मनी मेजरमेंट आ गया वहां पे। लेकिन उसके हार्डवर्क को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, पूरा दिन भर सेल्स में लगा रहा, उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यू नेवर रिकॉर्डेड विदाउट मनी मेजरमेंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, अर्थम क्लियर? प्रभाकर क्लियर? आदित्य, सृष्टि, वेरी गुड। अगला है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल को किसको पता है, होता क्या है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, इसका बेनिफिट क्या होता है, क्यों हम इसका अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बिना अकाउंट्स हो नहीं सकती। वेरी गुड, वेरी गुड, कुछ कुछ सही है प्रभाकर।
हाँ जी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो बिजनेस की लाइफ होती है वो मतलब स्मॉलर पीरियड में उसको डिवाइड कर देते हैं जो कि अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं उसको। बिल्कुल ठीक है। देखो होता क्या है आदित्य, फिर ये समझ लो, क्योंकि आपका डाउट आया था ग्रुप में कि भाई ये चैप्टर में मुझे डाउट्स है, ठीक है, इसलिए ज्यादा ध्यान दो। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ही आपको एक्चुअली क्या होता है, बिजनेस जो होता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे होता है। आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया, आज हमने AKSG अकाउंट एकेडमी स्टार्ट किया, तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। हम इससे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या लॉस अर्न कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, इसके लिए हमें बीच में क्या चाहिए, कैलकुलेशन टाइम पीरियड। तो इसके लिए अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि आफ्टर 12 मंथ, आफ्टर फाइनेंशियल ईयर, आप ये देखोगे कि आपने कितने पैसे अर्न करे। इसलिए हमने अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बनाया, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा हम पैसे अर्न कर, भाई पैसे आ रहे हैं पैसे खर्च हो रहे हैं, तो जब तक समझ में आएगा पता चले हम लॉस कर रहे हैं, कितने का प्रॉफिट हुआ, हम प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रहे हैं कम अर्न कर रहे हैं। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप बैठते हैं, कैलकुलेट करते हैं, अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वहां से आप कैलकुलेट करते हैं आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ। तो तब आपको पता चलता है कि आपका जो बिजनेस है कैसे ग्रो कर रहा है। तो ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है, और इंडिया में जो चलता है वो फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। हाँ जी, इंडिया में नहीं चला सर कैलेंडर ईयर और मैं पूछ रहा था कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में डिफरेंस क्या होता है? जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है उसे हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। नहीं वो तो पता है, हाँ, कोई डिफरेंस है और कुछ नहीं है, 12 महीने का डिफरेंस है बस यही मेजर डिफरेंस है। नहीं, उसका एक मेजर डिफरेंस ये आ जाता है कि अगर आप कैलेंडर ईयर के फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो नेट प्रॉफिट निकलेगा वो 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई है 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में उसके अकॉर्डिंगली निकलेगा। लेकिन अगर आप 1 जनवरी टू 31 दिसंबर एक कैलेंडर में जो ईयर होता है और जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अकॉर्डिंगली, हाँ, तो हम जो फॉलो करते हैं इंडिया में वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। इनकम टैक्स रूल जो फॉलो करता है वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है। लेकिन निकलता तो 12 महीने का ही है दोस्त निकलता 12 महीने का है। आपको कैलेंडर ईयर से भी इसलिए कराया जाता है क्योंकि कई कंट्रीज में वहां पे कैलेंडर ईयर फॉलो होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ठीक है। तो इसलिए हमें आना चाहिए ताकि आपको बचपन में ही इस चीज की नॉलेज दी जा रही है कि कैलेंडर ईयर क्या होता है। 11th में जब आप चीज पढ़ रहे हो, ये प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, तो यहीं पे आपका बेस क्लियर किया जा रहा है कि अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भाई हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। अब किसी कंट्री में अगर कैलेंडर ईयर है और आप सीए बन गए, आप वहां पे जाओगे, आप बोलोगे भाई आप कैलेंडर ईयर क्यों फॉलो कर रहे हो, हमारे यहाँ तो फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है, तो ऐसा नहीं होता। वहां पे अगर कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है तो आपको उसी के ईयर के अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, नेक्स्ट प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। बड़ा सिंपल है, इसमें साउंड से ही क्लियर है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कौन बताएगा? आदित्य, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या होता है? हर चीज मतलब बताने। देखो आप जर्नल एंट्री में क्या करते हो, कोई भी जर्नल एंट्री बिना नरेशन के कंप्लीट नहीं होती है। कोई भी जर्नल एंट्री बिना नरेशन के कंप्लीट नहीं होती है। नरेशन में क्या करते हैं, हम पूरी ट्रांजैक्शन को डिफाइन करते हैं कि आपने किस बिल नंबर से परचेज किया, क्या किया। तो हम जितनी चीजें मैक्सिमम नरेशन में डिस्क्लोज करते हैं वो क्यों करते हैं, उसका रूल क्या है, मतलब उसका रीजन क्या है? क्योंकि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है कि सारी चीजें आपने कोई भी चीज हाइड नहीं करनी है, सब चीजें मेंशन करनी है। एक तो आपको याद रहता है कि क्या रीजन हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है, क्या मैटर था। तो इससे क्या होता है, आपकी रिपोर्टिंग वगैरह अच्छी बनती है, क्लियर बनता है, ऑडिट अच्छे से क्लियर होता है। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि आपने कुछ भी हाइड नहीं करना, सारी चीजें मेंशन करनी है। क्लियर है? अगला प्रिंसिपल है मैटीरियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है, ये हमारा मटेरियल से रिलेटेड होता है। तो ये कौन बताएगा? Importance of an item or an event. दोबारा समझाओ, एग्जांपल दो, बताओ अर्थम। सही बता रहे थे आप, समझाओ। हाँ हाँ, एग्जांपल। For example, amount spent on repairs of building. Say rupees 2,50,000. Material for an enterprising having a turnover of say rupees 10 lakh। 10 lakh. जी। But it is not material of an enterprise having a turnover of say rupees
15 करोड़ मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ? देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आपको पता है डेप्रिसिएशन किस में लगता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, फिक्स एसेट्स पे लगता है हमारा, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो रूल होता है, आपको अगर ध्यान होगा कि हम जब मशीनरी परचेज करते हैं तो उसके साथ में इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह सब हम उसको ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है। अब एक रूल और होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कोई भी चीज को बिजनेस की एसेट्स में ऐड करने का। सपोज मेरे पास एक मशीनरी है जिसका कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बिना वो मशीनरी बेकार है। अब वो मशीनरी का इंपॉर्टेंट पार्ट 2 लाख मशीनरी है, मान लो 15 करोड़ की, 2 करोड़ की या जो भी है, उसका जो वो पार्ट है 10 लाख का है, 15 लाख का है, जिसके बिना वो मशीनरी बेकार है, ठीक है। तो उस इंपॉर्टेंट पार्ट को भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में बुक कर सकते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर में बुक करने से क्या होता है, एसेट्स में ऐड हो जाएगा और फिर आप उस पर डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। अब यहाँ पे 2 रूल आते हैं कि देखा जाएगा कि आपकी कंपनी की टर्नओवर कितनी है। अब मान लो कि अब कंपनी है, मान लो भाई एक एवरेज कंपनी है, ठीक है, जिसकी टर्नओवर है साल की 1 करोड़ रुपए। टर्नओवर मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो सेल, नेट सेल फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। टर्नओवर भी बोलते हैं, सेल्स जो होती है आपकी, ठीक है, सेल से जो पैसे आपको आए, इट्स कॉल्ड योर टर्नओवर, ठीक है। नेट सेल को टर्नओवर बोलते हैं। अब होता क्या है कि आपकी मान लो टर्नओवर हमने यहाँ बताया, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 लाख रुपए, जो बड़े सिंपल से समझ आया। अगर 10 लाख रुपए की आपकी टर्नओवर है और आपका जो पार्ट्स है वो 2.5 लाख रुपए का आ रहा है, तो आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में बुक करोगे। किसमें बुक करोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। क्यों बुक करोगे? अगर आप इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखा दोगे तो आप ऑलरेडी हो सकता है लॉस में चल जाओ, ठीक है। अगर आप इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में बुक करोगे तो होगा क्या कि डेप्रिसिएशन लगाओगे, और डेप्रिसिएशन को आप अपना रेवेन्यू एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बुक करोगे, यही करोगे। डेप्रिसिएशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है हमारा। अब अगर आपने इसको सीधा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लगा दिया 2.5 लाख रुपए को, तो आपकी कंपनी लॉस में चलेगी। भाई आप साल का अगर 1 लाख रुपए कमाते हो और आपने 2.5 लाख रुपए जो आपने उस पार्ट्स पे खर्च करे और आपने एक्सपेंडिचर बुक कर दिया, तो आप 1.5 लाख रुपए के लॉस में आ गए, ठीक है। लेकिन अगर ये बड़ी कंपनी है, ये कंपनी बड़ी कंपनी है और उसका 2.5 लाख रुपए का कोई पार्ट्स आया, तो उसको वो क्या करेगी, सीधा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगी। अब उसकी कंपनी की टर्नओवर है 15 करोड़, कितनी टर्नओवर है? 15 करोड़। कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है अपना 1.5 करोड़। अब कंपनी का 2.5 लाख रुपए अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखा दिया उसको, तो वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, तो वहां पे उसे वो क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो बताएगा कि हमने भी 11 में पढ़ा था AKC अकाउंट एकेडमी में कि हमारा मैटेरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कंपनी की टर्नओवर बहुत ज्यादा है और प्राइस कम है उस पार्ट का, उसके अकॉर्डिंगली, तो वो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बुक कर सकते हो, कंपनी के पास ऑप्शन होता है। लेकिन अगर कंपनी की टर्नओवर कम है तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही बुक करना है। लेकिन अगर टर्नओवर ज्यादा है तो वो कंपनी भी चाहे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में बुक कर सकती है, क्योंकि उस पार्ट्स की जो वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में वो कंपनी अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बुक करती है, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी बाय मिस्टेक या फिर समझ के भी उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बुक कर लेती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जहां पे करोड़ों की ट्रांजैक्शन हो रही है वहां पे 1 लाख 2 लाख रुपए अगर ट्रांजैक्शन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बुक हो जाती है तो डजंट मीन, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कितना परसेंट टैक्स कम जाएगा? 10%, 20%। 30% के स्लैब में कंपनी तो 1 लाख का 30%, 30,000 रुपए हुआ। तो कंपनी गवर्नमेंट कहते हैं कि कोई बात नहीं, बड़ी कंपनी है, बहुत टैक्स दे रही है, 20-30 हजार रुपए टैक्स कम भी आया तो डजंट मीन, वो उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बुक कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि रूल्स जो होते हैं हमारी सहूलियत के लिए होते हैं। मतलब ये नहीं है कि भाई ऐसा आपने करना ही करना है, फिर भाई कस्टमर बिजनेस नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा तो टैक्स कैसे देगा? फिर अगला सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ये कौन बताएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अर्थम नहीं पता, ओके, और कौन बता सकता है? मतलब जो हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे फ्यूचर में, उसके लिए हमें बचाना चाहिए, और जो इनकम होती है हमारी उसको मतलब अगर वो नहीं करना चाहिए। देखो होता क्या है
जो हम रिजर्व एंड प्रोविजंस बनाते हैं, प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल्स ये कहता है कि जो भी आपके लॉसेस है, वो कह रहा है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इज मैनी अ टाइम डिस्क्राइब यूजिंग द फ्रेज डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। कि वो कह रहा है कि आपको जब लगता है कि लॉसेस हो सकते हैं बिजनेस में, तो असली बिजनेसमैन कौन होता है? जो ये मान के चले कि भाई आज मैं शटर खोल रहा हूँ, अगर आग लग जाए तो मैंने मेरे सामान जो जल जाएगा उसके लिए मैंने क्या प्रोविजन किया है, क्या मैंने इंश्योरेंस करा रखा है उसका, क्या मैंने उसके लिए कुछ पैसे रिजर्व में रखे हुए हैं, सडनली कोई एक्सपेंस आ जाए। आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास 100 एम्प्लॉयज हैं, सडनली एक एम्प्लॉयज को चोट लगी वर्किंग करते हुए और आपको वहां पे 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ गए, तो क्या आपके पास कैश इन हैंड है उतना? तो बिजनेस क्या करता है, अपना प्रोविजंस बनाते हैं, रिजर्व बनाते हैं, सो दैट कि इमरजेंसी जो लॉसेस आते हैं, जैसे हम प्रोविजन को डाउटफुल टाइप बनाते हैं, क्यों? हमें ये लगता है कि भाई पैसे तो सारे आ ही जाएंगे, पर हम प्रोविजन बना के चलते हैं कि यार अगर पैसे कम आए तो हम अपना बिजनेस कैसे ग्रो करेंगे। हम अपने प्रॉफिट को पहले ही कम मान के चलते हैं कि हम अगर इतना प्रॉफिट अर्न करते हैं, क्योंकि आपको अचानक से इनकम आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, इनकम यूटिलाइज हो जाती है बिजनेस में, अचानक से लॉस आ जाए और आप प्रिपेयर नहीं है तो बिजनेस रनिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिजर्व बनाते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं। जैसे सैलरी आपने पे नहीं करी पर आप उसको आउटस्टैंडिंग एंट्री करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। क्यों करते हैं उसकी एंट्री? क्योंकि आपका खर्चा है वो इस साल, इस महीने का, इस फाइनेंशियल ईयर का, तो उसकी आप एंट्री आउटस्टैंडिंग में बुक करते हैं, प्रोविजन लेते हैं उसका। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा ये प्रिंसिपल कहता है कि भाई अकाउंटिंग अगर करनी है तो आपको प्रोविजन बना के चलना है। ठीक है, आप नहीं सोचोगे कि बाद में जब पे करेंगे तब हम खर्चा बुक करेंगे, नहीं नहीं। तो ऐसे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके कितने खर्चे पेंडिंग है, कितने खर्चे आपकी लायबिलिटी है, आपको एग्जैक्ट पता ही नहीं चलेगा। तो प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल्स कहता है कि हमें रिजर्व एंड प्रोविजंस टाइम टू टाइम एज पर द फाइनेंशियल ईयर मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, तभी हम वो बना लेते हैं अपने रिजर्व वगैरह, प्रोविजंस वगैरह। तो इसलिए गवर्नमेंट हमें कहती है कि आप बनाओ रिजर्व, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और रिजर्व एंड प्रोविजन के लिए जो चैप्टर है उसमें हमने इनकम टैक्स एक्ट और कंपनी एक्ट दोनों बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, इसलिए उस वीडियो को ध्यान से सुनना। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली प्रोविजन और रिजर्व का क्या रोल होता है और कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ये कौन बताएगा? बड़ा सिंपल है ये, सो सिंपल, इससे सिंपल प्रिंसिपल कोई नहीं है। जितने प्राइस में हमने लिया था उस प्राइस को ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करना है। Transactions are recorded at the price paid, sorry. प्राइस पेड, ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एट प्राइस पेड। कि जो भी ट्रांजैक्शन आपने बुक करी है, मतलब जो प्राइस आपने पे करा है उस पे आप रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और डेप्रिसिएशन भी हम उसी पे लगाते हैं। तो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो आता है वो क्या आता है? हमारा बुक वैल्यू। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि आप जो भी चीज करेंगे बुक वैल्यू के अकॉर्डिंगली करेंगे, डेप्रिसिएशन जो लगाएंगे बुक वैल्यू के अकॉर्डिंगली। सपोज बिजनेस ने एक कार खरीदी 10 लाख रुपए की, उस पर आपने 10% डेप्रिसिएशन लगाया 1 लाख रुपीज, लेकिन मार्केट में उस 10 लाख रुपए की कार की वैल्यू आ गई 6 लाख, सेकेंड हैंड कार की वैल्यू, लेकिन आप उसे 6 लाख नहीं कर सकते, आप तो उसे 1 लाख डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। ठीक, कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि जो प्राइस आपने पे किया है उस पे आपने आइटम को बुक करना है और उस पे आपने फिर डेप्रिसिएशन के थ्रू उसको अमाउंट को लेस करना है। स्प्राइट है ये? क्लियर? वेरी गुड। From my side. मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? नहीं पता। सर जो रेवेन्यू होता है उस पर्टिकुलर पीरियड का और जो एक्सपेंसेस होते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड के, उसको मैच करना पड़ता है करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए। वेरी गुड। देखो होता क्या है कि आप एक बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, देखिए एक बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें अब वो बिल्डिंग थी आपके दोस्त की, ठीक है। आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हो आप, ठीक है, आप उनको बोनस दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपकी बिल्डिंग की कॉस्टिंग, आप तो मार्केट से माल परचेज कर रहे हो कैश में, आपके 20 लाख रुपए खर्च हो गए, ठीक है। अब अगर आप सिर्फ एक्सपेंस बुक कर दोगे तो आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि 20 लाख का जो आपने काम कर दिया उसकी रेवेन्यू 25 लाख 30 लाख रुपए जो आपने अपने फ्रेंड से या नॉन पर्सन से या किसी रीजन से जिससे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पाया उससे पैसे लेने हैं, तो ऐसी इनकम को हम एक्रूड इनकम दिखाते हैं, ठीक है, या एक्रूड सेल बोलेंगे कि भाई अगर हमारा बिजनेस ही वही है तो हमारी लिए सेल है तो हम एक्रूड सेल बोलेंगे, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, ठीक है, किसी वजह से एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया, ठीक है। तो मैं
हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपने खर्चे इसी साल बुक करे हैं, उससे बुक नहीं, अगर आपने खर्चे इसी साल करे हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो बैंक से ही होगी इसी साल करे हैं, तो आपको एक्सपेंसेस भी इसी साल बुक करने हैं और इनकम भी इसी साल बुक करनी है। आपको एक्सपेंसेस भी इसी साल बुक करने हैं और इनकम भी इसी साल बुक करनी है। ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल बताता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल। इसलिए हम एक्रूड एक्सपेंसेस और या एक्रूड इनकम बुक करते हैं। क्लियर है ये वाला प्रिंसिपल? वेरी गुड। अगला है ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्युअलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये तो वेरी सिंपल। एवरी ट्रांजैक्शन एंटेड इनटू हैज टू एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। तो कोई भी जर्नल एंट्री आपकी जिसमें डेबिट और क्रेडिट मैच ना हो तो वो कंप्लीट नहीं मानी जाती। सपोज आपने परचेज करी, कैश परचेज करी, आपने परचेज करी 10,000 की, पर आपने कैश पे किया 9,500, तो 500 क्या है? या तो आप बाद में दोगे या डिस्काउंट। अगर आप बाद में दोगे तो आप टू कैश के साथ टू पार्टी भी करोगे, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट रिसीव भी करोगे। ठीक है, क्योंकि बिना डेबिट और क्रेडिट मैच किए हुए आप जर्नल एंट्री कंप्लीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये हमारा प्रिंसिपल बोलता है। कौन सा प्रिंसिपल बोलता है? ड्यूअल एस्पेक्ट्स और ड्युअलिटी प्रिंसिपल। तो ये जो अभी तक आपने जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ी थी, ये सारी प्रिंसिपल के बेस पे चल रही है। ये सारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल और रूल्स के बेस पे चल रही थी। हम कोई भी चीज अपनी मर्जी से नहीं कर सकते अकाउंटिंग में। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल क्या होते हैं, जैसे सपोज मैंने सिंपल एग्जांपल दिया था कि आपका रूल है अगर रेड लाइट क्रॉस करोगे तो फाइन देना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर आप अकाउंटिंग को रूल को फॉलो नहीं करोगे, प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करोगे, तो नोटिस आएगा डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स से आएगा, सेल टैक्स से आएगा, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट से आएगा, तो नोटिस आएगा। फिर अगला हमारा आ जाता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो ये कौन बताएगा? ये बड़ा मैचिंग कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड। बताओ ये कौन समझाएगा? रेवेन्यू हम तब उसे कंसीडर करते हैं जब वो सच में ट्रांजैक्शन हुए, लाइक जैसे ऑर्डर मिला किसी चीज का, तो वो हम उसे रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते ना, क्योंकि अभी बस ऑर्डर मिला है, वो हुआ थोड़ी। एक तो ये भी ठीक है कॉन्सेप्ट कि भाई जब आप परचेज ऑर्डर किसी का आपका वही साइन हो जाता है तो आप उसे रेवेन्यू नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन और दूसरी चीज कि अगर आपने सेल कर दिया, पेमेंट आए या ना आए, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपकी रेवेन्यू बुक होगी, पैसे आना हो सकता है अगले साल उसके पैसे ही ना आए, हमें बैड डेट हो जाए, हमारा लॉस हो जाए। लेकिन अगर आपने सेल कर दी है तो आपको जो है रेवेन्यू बुक करना ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपने सेल कर दी। ठीक है, अगला है वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तो ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ठीक है, देखो होता क्या है, जो हम ऑडिट करते हैं, ऑडिट होता है जो भी ट्रांजैक्शन अकाउंटेंट ने करी है, बुक्स करी है, उसको सीए आता है, सीए की टीम आती है, उसको चेक करती है। ठीक है, और उसको चेक करती है कि सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ में है कि नहीं है, और सारे रूल्स प्रिंसिपल को फॉलो किया गया नहीं किया गया है। तो इसके लिए प्रॉपर एक क्राइटेरिया होता है चेकिंग का। ठीक है, तो जो हमारा वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बताता है कि सारी ट्रांजैक्शंस में क्या क्या क्राइटेरिया हमारे फॉलो होने चाहिए। द वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होल्ड द अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बियास। किसी के पर्सनल इंटेंशन के बेस पे अकाउंटिंग नहीं हो सकती है। अकाउंटिंग जो होगी रूल्स और प्रिंसिपल से होगी। मेजरमेंट दैट बेस्ड ऑन द वेरीफेबल एविडेंस are regarded as objective. It means all accounting transactions should be evidence and supported by business document. Proper business document होना चाहिए। आपकी वाउचर है तो आपकी कंपनी का नाम उस पे होना चाहिए, उसमें डेट होनी चाहिए, ऑथराइज पर्सन के साइन होने चाहिए। तो ये सब चीजें हमें कौन बताता है? हमारा वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बताता है। द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आर कैश मेमो, इनवॉइसेस, सेल्स बिल्स एक्सेट्रा। तो ये हम सब क्यों लगाते हैं भाई? अगर आप किसी कंपनी का ऑडिट करने गए, उन्होंने कहा जी हमारे 50,000 रुपए का हमारा पेट्रोल डल गया इस महीने, तो आप ऐसे थोड़ी ना मान लोगे। उसके पास पेट्रोल की स्लिप्स होगी, ऑनलाइन पेमेंट किया होगा पेटीएम से तो उसकी स्टेटमेंट होगी, तो एविडेंस होगा कि पेट्रोल भरवाया गया। ठीक है, या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुई है तो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट होगी, उसकी पेट्रोल पंप की आ रहा होगी ट्रांजेक्शन। तो ये सब हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कहता है उसके चेक करने के बाद ही आप वेरीफाई कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है।
हाँ जी, सर जैसे आपने पेट्रोल डलवाया मतलब कार में, ठीक है, मतलब बाइक में लेके चलो क्योंकि उसमें से निकल जाता है जल्दी से। हाँ जैसे हमने 50,000 का पेट्रोल डलवा लिया मान लो बाइक में और उसमें से 25,000 का निकाल के वापस बेच दें किसी को, फिर देखो ऐसा होता है, चोरी होना और गलत इंटेंशन होना वो तो सब जगह हो जाता है, लेकिन जब आपकी बिजनेस की टर्नओवर कितनी है और आप ऐसे ही पेट्रोल निकाल निकाल के 5 लाख 10 लाख रुपए इधर उधर कर रहे हो, तो भाई वो भी तो देखेंगे कि भाई सेल तो हो रही है 1 लाख रुपए की, पेट्रोल खर्च हो रहा है 2 लाख रुपए का बिजनेस में। भाई थोड़ा बहुत तो चोरी हो सकता है। यार थोड़ा बहुत तो वो एक्सेप्शन होती है ना, थोड़ा बहुत तो खर्चे आप, विंडो ड्रेसिंग भी तो होती है हमारे यहाँ, अकाउंटिंग की लिमिटेशन है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग में क्या करते हैं, एक कन्वेंस आपका लगा 50,000 रुपए, आप दिखाते हो 1 लाख रुपए, क्यों दिखाते हो? अपने खर्चे बढ़ाने के लिए। तो ये सबको पता है, ये सबको पता है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पता है, जीएसटी डिपार्टमेंट को भी पता है। इसीलिए अब हमारे रूल्स और स्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं कि इन चीजों को कम से कम किया जा सके, कि लोग विंडो ड्रेसिंग को कम से कम यूज कर सके। अगर तुम्हें ध्यान हो कि अभी थोड़े टाइम पहले एक मोदी जी की वो हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसमें सीए आए थे सारे, और उन्होंने कहा था कि देखो आप ही लोग हो जो हमारी सरकार तक टैक्स पहुंचवाते हो, और आप ही लोग हो जो अपने कस्टमर्स को बताते हो तरीके विंडो ड्रेसिंग के। तो इसलिए उन्होंने उनको समझाया था कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा टैक्स अगर गवर्नमेंट के पास आएगा, पैसे आएंगे, तो गवर्नमेंट उस पैसे को यूटिलाइज कर सकेगी पब्लिक के फेवर के लिए। तो इसलिए विंडो ड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट सबको पता है, ये कोई आज की बात नहीं है। आपकी लिमिटेशंस में आपको पढ़ाया जाता है विंडो ड्रेसिंग, 11th में ही समझाया जाता है आपको कि विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, ठीक है। फिर आ जाती है अब हमारी इस चैप्टर की मेन 3 अजम्पशंस जो आपके एग्जाम में आती हैं। assumptions, अर्थम assumptions। फर्स्ट assumption होती है गोइंग कंसर्न assumption। assumption मतलब मान्यता, आपने मान लिया, ठीक है, कि वो आगे तक चलेगा। पहली assumption है हमारी गोइंग कंसर्न assumption। चलता रहेगा। अब गोइंग कंसर्न assumption, अभी हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, उसमें हमने इस assumption को समझा था कि गोइंग कंसर्न assumption कहती है कि आज हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो ये तो लंबे टाइम तक चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, है ना। तो अब इसके बेस पे क्या होता है, होता क्या है कि भाई अब आप जब बिजनेस कोई शुरू करते हैं तो आपके पड़ोस में कोई बंदा आता है जो आपको सामान डिलीवर कर रहा है, वो आपको 2 दिन 3 दिन कैश पेमेंट करता है, उसके बाद फिर आपको उधार देने में लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है भाई जिसने दुकान खोली है वो बंद करने के लिए नहीं खोली है, बिजनेस करने के लिए। भाई एक की जगह 2 दुकानें खोलेगा, 3 खोलेगा, शोरूम पे जाएगा, ठीक है। जैसे हम पहले ऑफलाइन थे, अब ऑनलाइन पे आए, प्ले स्टोर में ऐप आई हमारी, तो ये सब क्या है, गोइंग कंसर्न assumption है, हमें बढ़ने के लिए खोला है। तो यूट्यूब पे भी आ गए हम, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सेबल फ्यूचर एट द सेम लेवल ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। तो इसीलिए हम बिजनेस क्या कहता है, जो आप फर्नीचर खरीद रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो, उसको 10 साल में डेप्रिसिएशन के थ्रू धीरे धीरे कम करो। भैया आपने एक मशीनरी खरीदी 1 करोड़ की, तो गवर्नमेंट क्या कहती है 1 करोड़ की 1 CR की, तो गवर्नमेंट कहती है उसका 10% 10 लाख करके आप डेप्रिसिएशन लेस करो, और आप करते हो क्योंकि आपको पता है आपने बंद करने के लिए थोड़ी ना खोला है आज। भाई 10 साल में कम हो जाएगा डेप्रिसिएशन कर करके, 10 साल में उसकी कोई वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो आपने जब खोला है तो बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए खोला है ना, तभी तो आप मशीनरी की कॉस्ट को कैपिटल एक्सपेंडिचर में बुक करते हो, रेवेन्यू में बुक नहीं करते। और आपने खोला ही 2 साल के लिए, तो आप बोलोगे गवर्नमेंट को यार मेरा तो नुकसान हो गया, मैं तो 2 साल के लिए बिजनेस खोला है। तो कोई भी बंदा बिजनेस जो है वो नहीं खोलता 2 साल के लिए 1 साल के लिए, इसीलिए हम इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न assumption। वो अलग चीज है, देखो वो तो अपोजिट ट्रांजैक्शंस या फिर कुछ अपोजिट सिनेरियो हर केस में होते हैं कि भाई बंदे ने किया, पता चले कि जी 4 दिन बाद उसका मन ही नहीं कर रहा बिजनेस करने का, बंद कर दो, तो वो उन 2-4 बंदों के बेस पे हम अकाउंटिंग रूल्स नहीं बना सकते ना। जब लॉस होएगा तभी तो बंद कराएगा ना। जैसे हम पूरा प्रोडक्शन कर रहे हैं मतलब तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने आपको एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस करने के लिए कहा है कि आप पहले स्टडी करो बिजनेस कौन सा कहाँ करना है, चलेगा नहीं चलेगा, और उसको आप धीरे धीरे खर्चे में बुक करो। तो वही तो तभी तो गवर्नमेंट ने उसको बोला है, एक हमारे एक्सपेंसेस होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो बिजनेस
स्टार्ट करने से पहले हम करते हैं, फिर आप उसको धीरे धीरे करके अपने बिजनेस में एडजस्ट भी करते हो खर्चों को दिखा के। तो इसीलिए ये तो सब बिजनेस के रिस्क है ना, बिजनेस के रिस्क को कम करना, वो तो जो बिजनेस कर रहा है उसको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा बिजनेस करूं, मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता, मेरे पास फंड कितना है, मैं उस फंड में कितना बड़ा बिजनेस कर सकता हूं। तो ये सब तो बिजनेस के रिस्क फैक्टर सिनेरियो हो गए। सर अगर किसी के पास नॉलेज नहीं है बिजनेस की, मतलब तो उसे जॉब करनी चाहिए ना, बिजनेस में क्यों जाए? ऐसे तो मैं नॉलेज लेके और सर उसके बाद फंड बना हुआ बहुत सारा, मतलब तो किसी के साथ पार्टनरशिप में कर सकता है बिजनेस जिसको नॉलेज हो। लेकिन बिजनेस की अजम्पशन तो यही है ना, जो बंदा बिजनेस करेगा भाई लंबे टाइम के लिए करना चाह रहा है, वो ये तो है नहीं कि भाई 2 दिन के लिए करना है, 2 दिन के लिए तो बिजनेस नहीं करना, वो आगे की सोच के कर रहा है। हाँ, तो ये हमारी अजम्पशन कहती है। अब नेक्स्ट अजम्पशन आती है हमारी कंसिस्टेंसी अजम्पशन। तो अब ये बताओ ये कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या होती है? जब हम एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस लेते हैं, लेके चलते हैं, तो हम उसी को लेके चलते हैं आगे तक। आप ही से क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए सेकंड अजम्पशन पूछ रहे हैं हम, पेज नंबर 3.3 पे रीड कर लो, अभी आप ही से पूछना हमने। कौन सी कंसिस्टेंसी? हाँ, अजम्पशन क्या होती है बताओ फटाफट, अभी श्री ने बताया भी है, दोबारा बताओ। अगर हम एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस लेके चलते हैं तो हम उसी को आगे तक अपने मतलब बिजनेस में उसी को आगे तक चलाते हैं, ये नहीं कि चेंज कर करके। मतलब अब मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या होती है कि किसी भी रूल्स के साथ ईमानदारी रखो, किसी भी रिश्ते के साथ ईमानदारी रखो, थोड़ा आगे तक चलो, तब पता चलता है कि भाई छोटी छोटी झगड़ों पे मत सोचो कि भाई बंदा हमारे फेवर में है या फिर हमारे फेवर में है या नॉन फेवर में है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जो डेप्रिसिएशन का रूल है, डेप्रिसिएशन आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड हमें ये सिखाता है कि एक बार जो आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया, एक बार जो कमिटमेंट कर दी, हर बार भाई डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या कहता है कि जो रिमेनिंग बैलेंस है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो दोनों से ही डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग आता है, तो इससे प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ता है। तो ये हमारी अजम्पशन ये कहती है कि आप जो एक मेथड फॉलो कर रहे हैं, सपोज आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो किया और आपने अगले साल बोला नहीं नहीं मैं तो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करूंगा, फिर अगले साल बोला नहीं नहीं मेरा प्रॉफिट ऐसे नहीं आ रहा, मैं तो रिटर्न डाउन में वापस जाऊंगा। तो ये अजम्पशन कहते हैं कि नहीं, कि एक जो रूल आपने किया पहले 2-4 साल 5 साल उसको फॉलो करो, देखो उसका क्या इंपैक्ट आता है बिजनेस पर, किसी साल कम आएगा प्रॉफिट, किसी साल ज्यादा आएगा, तो उसका एग्जैक्ट इंपैक्ट देखो। उसके बाद अगर आपको लग रहा है तो आप मेथड को चेंज कर लो, ठीक है। ये नहीं कि हर साल कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ना वहां के रहेंगे ना यहाँ के रहेंगे। हाँ, मैंने कहा था ना मैं आप ही की लैंग्वेज में सिखाऊंगा आपको, ठीक है। फिर तीसरी अजम्पशन आ जाती है हमारी एक्चुअल अजम्पशन। लास्ट अजम्पशन है हमारी एक्चुअल अजम्पशन। एक्चुअल अजम्पशन क्या होती है? ये अजम्पशन हमारी मैचिंग कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हुई एक अजम्पशन है, जिसमें ये दोनों प्रिंसिपल्स दोनों रूल्स फॉलो होते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड when they are entered into whether amount is exchanged or not। मिला है अमाउंट या नहीं मिला, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी अगर सेल हुई है तो। रेवेन्यू रिकॉग्निशन की तरह है, बिल्कुल, ठीक है। चाहे आप इसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कह लो या आप इसे मैचिंग कॉन्सेप्ट कह लो कि अगर आपने एक्सपेंसेस बुक कर लिए तो आपको रेवेन्यू बुक करनी ही करनी है, चाहे आप उसे एक्रूअल रेवेन्यू बुक करो, वहीं मान लो आपने सेल्स बिल नहीं दिया तो एक्रूअल जो आपकी एक्रूड इनकम होती है, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, क्योंकि हमारी एजम्पशन ये कहती है कि भाई आपको ये पैसे भविष्य में मिल जाएंगे और इस साल की इनकम है तो आपने इस साल बुक कर लेना है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। चाहे अमाउंट एक्सचेंज हुआ है या नहीं हुआ, तो हम कोई भी चीज जो हम अकाउंटिंग में करते हैं उसका कोई ना कोई रीजन है, क्योंकि अकाउंटिंग लॉ पे चलती है। अकाउंटिंग जो होती है किस पे चलती है? लॉस पे नहीं, लॉस बोला। अच्छा लॉस, ठीक है वेरी गुड, ठीक है। तो नहीं लॉस नहीं बोला है। हाँ नहीं लॉस ही बोला। तो ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू वेदर अमाउंट इज एक्सचेंज और नॉट। तो ये अजम्पशन क्लियर है, एक्चुअल अजम्पशन, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब ये
वो हसमुख प्राणी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखो क्या होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं आपको बता देता हूँ। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू बाय द ICAI, ठीक है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो कई बार इसकी एग्जाम में फुल फॉर्म भी आ जाती है, कई बार GAAP की भी आ जाती है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो होता क्या है, अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे सेक्शन होता है, जैसे आपको अगर सबसे ध्यान दो, बड़ा कॉमन सेक्शन है कि 302 के तहत, 307 तो सबको नहीं पता होता, तो 420 सेक्शन 420 तो 302 के तहत आपको फांसी की सजा मुकर्रर की जाती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, 3, 4 ऐसे रूल्स बने हुए, सेक्शंस बने हुए, ठीक है। तो ये केवल सेक्शंस हमें ये बताते हैं कि किस सेक्शंस के अकॉर्डिंगली हम अकाउंटिंग में ऐसा मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंगली हमें इंटरेस्ट जमा कराना है या कुछ जो भी है पेनल्टी भरनी है, तो वो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। और अभी हमें 11th में केवल हमें ये बताया गया कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम है जो हमें इसमें बता दिया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, वो है। तो इसलिए अभी क्लास स्कूल में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में आपको ज्यादा डीपली नहीं बताते हैं, ना ही इस बुक्स में इतना डिफाइन किया गया है। क्योंकि जब आप 12th के बाद प्रोफेशंस को पढ़ेंगे या आप CS करते हैं कंपनी सेक्रेटरी का, तो आपको बहुत ज्यादा डीपली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं वो समझ में आ गया, सेक्शंस हमारे अकाउंटिंग के, ठीक है, वेरी गुड, ओके। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्लैरिटी अगर चाहिए, तो आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं, चैट पे रिप्लाई कर सकते हैं, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके आप हमें डायरेक्टली या नीचे कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हैं, जैसा हमारा थंबनेल में हमारा नंबर मेंशन है। तो प्लीज इसको लाइक और हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओके, बाय बाय। Bye bye.